अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 3 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू दोनों में ही जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नजर डालते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में ये वाला जो आर्टिकल है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। देखिए, हमने कई सारे आर्टिकल्स में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देखा हुआ है, मगर यहाँ पर जो हमारे अटॉर्नी जनरल है उनके कंसेंट के बारे में बात की जा रही है। मतलब कि जो प्रोसीजर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उसके बारे में बात की जा रही है। तो डिटेल में सारी ही चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर हम ये वाला आर्टिकल देखते हैं तो एक जो मतलब समझ लीजिए कि एक जो इंसान है, एक जो लड़की है, उसकी डेथ हुई थी। तो अब वहाँ पर यूके में एग्जामिनिंग की जा रही है कि ये जो डेथ है ये किसके वजह से हुई थी। क्या ये एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी? क्योंकि जहाँ पर रह रहे थे, जिस एरिया में रह रहे थे, वहाँ वो काफ़ी कंजेस्टेड था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन था। तो अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में पहली ऐसी केस रहेगी जो ऑथेंटिक तौर पर ये माना जाएगा कि हाँ, कंप्लीटली एयर पोल्यूशन जो उसकी वजह से डेथ हुई है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो इंडिया में, पूरी दुनिया में कई सारी डेथ हमें एयर पोल्यूशन की वजह से देखने को मिलती है ना। तो इस तरीके से ये वाला आर्टिकल जो है वो हमें देखने को मिलता है। बाकी एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगेन लव जिहाद के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैक्सीन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। मतलब जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, उसी के साथ साथ जो फास्ट हमें टेस्टिंग करना है, स्मार्ट टेस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी है अभी कोविड को अगर हमें कंटेन करना है तो इसके बारे में बात की गई है। उसी के साथ साथ ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो ये जो एनईपी हमारे उसके बारे में बात कर रहा है। एनईपी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब जब कंप्लीटली वहाँ पर हमें गाइडलाइन मिल जाएगी, कंप्लीटली जो हमारे पास पूरा निर्णय आ जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी हर वक्त क्या हो रहा है, हर दिन क्या हो रहा है, उसमें जानने में कोई ये नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फेलियर टू अनेबल, बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो लॉ है वो डिसेबिलिटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है उसके बारे में जो लॉज बात कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। शशि थरूर साहब ने लिखा हुआ है। तो बट ऑब्वियस है कि थोड़ा ये पॉलिटिकल मोटिव रहेगा इसमें लिखने में, मगर जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसे हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो अगेन जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स है, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं द हिंदू के एडिटोरियल्स आर्टिकल्स, तो द हिंदू में ये वाला जो एक आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है। बाकी अगर हम देखते हैं तो वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है। अगेन वही दिन पे दिन क्या हो रहा है, कौन सी वैक्सीन निकल रही है, कौन निकाल रहा है, जब निकल जाएगी उसमें क्या क्या रहेगा तब हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है ये भी अगेन वो बार्गेनिंग जो है, पॉलिसी मेकिंग, उसके बारे में बात कर रहा है। उसी के साथ साथ ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो ये कास्ट वाइज सर्वे जो है तमिलनाडु में किया गया, उसके बारे में बात की जा रही है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है जीएसटी जो है उसमें हमें बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है।
मतलब जीएसटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लगातार दूसरा महीना है जहाँ पर 1 लाख से ऊपर जीएसटी जो है वो देखने को मिला है। देखिए एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ है वो वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रही है, और खासकर जो लोगों ने इतने दिनों तक, जो हमारा लॉकडाउन लगाया गया था 3 से 4 महीनों तक कुछ भी खरीदा नहीं था, तो बट ऑब्वियसली लोग जो है जो उन्होंने नहीं खरीदा था वो खरीदने निकल रहे थे, तो इसे जीएसटी जो है वो इंक्रीज होगा ये एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था। और जब लॉकडाउन लगाया गया हमारी जीडीपी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हमें 24% के आसपास दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर सेकंड क्वार्टर में 7.5% के आसपास दिखाई दे रही है। कॉन्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके तहत हम यहाँ पर जो रिसेशन है उसमें तो चले गए हैं, मगर अब यहाँ पर रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है, और जब रिकवरी हो रही है तो जीएसटी जो है उसमें भी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो बाहर निकल कर आ रही है। यहाँ पर क्वेश्चनेबल डेटा, लिटिल रूम यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जीडीपी, जीएसटी, इसके बारे में हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो काफ़ी है ना। हर क्वार्टर की अगर हम बात करते रहेंगे कोई मतलब नहीं। इकोनॉमिक सर्वे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है साल भर की वो देखने को मिलेगी, सजेशंस के साथ देखने को मिलेगी कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इकोनॉमी जो है हर रोज़ इकोनॉमी का अगर आप जो पेज होता है न्यूज़पेपर में आता है वो अगर हर रोज़ पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है ये सफिशियंट है, लेकिन आपको इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता रहने चाहिए, तभी जाकर आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो समझ में आ जाएगा, और जो मोटिव होता है कि क्यों किया गया, ये क्यों किया गया, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आर्टिकल्स पर बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर MM एकेडमी ऐप जो है अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा जो वेरियस कोर्सेस लाए गए हैं वो आप एंजॉय कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, ज्योग्राफी चल रहा है, एथिक्स का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो भी चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, और वेरियस कोर्सेज GS 1, 2, 3, 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, और वो भी कम से कम प्राइजेस में। तो अभी प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं 11 दिसंबर से, तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और सब्सक्रिप्शन लीजिए, वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है उनकी कंसेंट यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि जो अटॉर्नी जनरल है उनके द्वारा यहाँ पर जो कंसेंट है वो लिया जा रहा है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है, और प्रशांत भूषण से लेकर जितनी भी अभी केसेस चल रहे हैं, खामरा सभी, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये हमारे GS पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सारी डिटेल्स। अभी हुआ क्या है, अटॉर्नी जनरल जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने कंसेंट जो है वो ग्रांट किया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। किसके अगेंस्ट में? तो यहाँ पर रचिता तनेजा जो है उनके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हुई है। क्यों हुई है? तो यहाँ पर जो स्कैंडलाइजेशन है जुडिशरी का वो ट्वीट के द्वारा किया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो है हमारे, उन्होंने यहाँ पर कंसेंट ग्रांट कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, फिर इसके अगेंस्ट में जो यहाँ पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जो यहाँ पर बात की जा रही है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, मतलब बट ऑब्वियसली कि इसके कुछ अलग अलग टाइप्स होंगे, तो इसे भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। और जो कंसेंट है ये ज़रूरी क्यों है अटॉर्नी जनरल की, ये भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, जो रचिता तनेजा है इन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जिसके तहत ऐसा समझा जा रहा है कि जुडिशरी का स्कैंडलाइजेशन हो रहा है, और इसीलिए उनके अगेंस्ट में जो कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, इनिशिएट किया जाना चाहिए, और इसी को कंसेंट ग्रांट की गई है अटॉर्नी जनरल के द्वारा। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? देखिए, ये क्या हवा से लाई हुई टर्म है कि हवा में आ गई और लगा लिया? जी नहीं, हमारे संविधान में इसके बारे में रेफरेंस दिया हुआ है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 129 अगर हम देखते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ पनिश कर सकता है। मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट को सीधी पावर मिली हुई है कि अगर वो कंटेम्प्ट हो रहा है तो वो पनिश कर सकते हैं। आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 जो है ये अनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो कंटेम्प्ट है उसके लिए इन्वेस्टिगेट कर सके और पनिश कर सके किसी भी व्यक्ति को कंटेम्प्ट के लिए, है ना। अब इन दोनों में फर्क क्या है?
फर्क यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ उसके लिए पनिश जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। दूसरा यह है कि किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और आर्टिकल 215 अगर हम देखते हैं, हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ ये पनिश जो है वो कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्सप्रेशन है, ये डिफाइन नहीं किया गया है हमारे संविधान में। अब देखिए कंटेम्प्ट जो है उसका मतलब क्या है। तो एज पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आप ऑफेंस कर रहे हो, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जिससे कि कोर्ट जो उसकी डिग्निटी हैम्पर हो जाए। अब ये जो कंटेम्प्ट है ये दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो होता है मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये दो भागों में डिवाइडेड है, एक है सिविल और दूसरा है क्रिमिनल। अब सिविल कंटेम्प्ट अगर हम देखते हैं, मतलब है कि विलफुल डिसओबीडियंस कोई भी जजमेंट का, मतलब यहाँ पर अगर कोई जजमेंट डिग्री दी गई है उसका अगर आप विलफुल डिसओबीडियंस कर रहे हो, आपको बोला गया है कि आपको 6 महीने के लिए जेल में रहना है, आप बोल रहे हो नहीं 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 मेरे को नहीं रहने का, मैं बाहर रहूंगा, मैं बदमाश हूँ, मैं बाहर रहने वाला हूँ, हाँ मैं नहीं सुनूंगा, मतलब क्या है, आप सिविल कंटेम्प्ट जो है वो कर रहे हो। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में 3 भाग आते हैं। एक तो आप स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट को, उसकी अथॉरिटी लोअर करके कि देखो ये तो बिक गई है, ऐसा कुछ। अगर आप जो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उसमें अगर इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है जस्टिस का उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो कर रहे हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ये अमेंड किया गया 2006 में टू इंक्लूड डिफेंस ऑफ ट्रूथ अंडर सेक्शन 13 ओरिजिनल लेजिस्लेशन के। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्रिटिसिज्म जो है, अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगर कोई कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है कि ये जो डिसीजन है ये कोर्ट ने सही नहीं लिया, तो ये भी कंटेम्प्ट में आएगा। लेकिन हमें आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो भी मिला हुआ है, तो मतलब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म है किसी भी जुडिशियल एक्ट का, तो वो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आएगा। मगर ये डिफाइन भी नहीं किया गया है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, इसीलिए काफी कंट्रोवर्सी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड चलती रहती है। अब यहाँ पर पनिशमेंट अगर हम देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो उनके पास ये पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 6 मंथ्स, या फिर फाइन हो सकता है 2000, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। प्रशांत भूषण को 1 रुपए का फाइन जो है वो लगाया गया था। 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल जो एंटायर कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में क्या कहा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है, आपको सीधा स्टेटमेंट आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट फॉर इटसेल्फ ओनली, या फिर आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट डजंट हैव द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, ऐसा स्टेटमेंट आपको आ सकता है। लेकिन यहां पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि उसको खुद के मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में अगर किसी ने कुछ बोला है वहां पर सुप्रीम कोर्ट पनिश तो कर ही सकता है, लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट के अगेंस्ट में भी बोला है फिर भी कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट में बोला है फिर भी कर सकता है, अगर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में बोला है फिर भी कर सकता है, अगर वो हमारे कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं तो। ऑन दी अदर हैंड हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनको स्पेशल पावर जो है पनिश की दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एज पर सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो ये जो चीज है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। अब कंटेम्प्ट लॉ की जरूरत क्या है, देखिए हमारे यहाँ पर जो पिलर्स है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिशरी आम जनता के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जनता ने यहाँ पर इनको लाकर तो खड़ा कर दिया, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये लॉ बना रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो भी लॉ बनाया गया है। लेकिन अगर इसमें कुछ खराबी रहती है तो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन भी खराब होगा। अब यहाँ पर अगर ये खराब बनता है तो फिर इंसान जाएगा कहाँ, इंसान जाएगा न्याय लेने के लिए जुडिशरी में। इसलिए जुडिशरी जो है ये एक इंपॉर्टेंट हमारा स्तंभ है। अगर जुडिशरी की इमेज खराब होती है तो फिर जनता का अगर विश्वास उठ गया तो फिर जनता जाएगी कहाँ, जनता जाएगी कहाँ, जनता को तो यही रहेगा कि अब हमें न्याय नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जुडिशरी की इमेज सही रहना बहुत जरूरी है। तो नीड फॉर कंटेम्प्ट लॉ टू इंसुलेट द जुडिशरी फॉर अनफेयर अटैक्स, अगर कोई अनफेयर अटैक करने लगे तो, है ना, अगर कोई खराब नीयत के साथ अगर जो जुडिशरी है उसको अगर बदनाम करने लगे, स्कैंडलाइज करने लगे, तो ये भी खतरा है।
ये नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कंटेम्प्ट जो लॉ है इसकी जरूरत है। अब देखिए प्रोसीजर क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसको लाने की एक प्रोसीजर क्या है। मतलब किसी ने, समझ लीजिए जो हमने देखा था स्कैंडलाइजेशन करना या फिर प्रोसीडिंग्स में रुकावट लाना, तो अगर किसी ने स्कैंडलाइज कर दिया तो फिर उसकी अब प्रोसीजर क्या रहेगी। तो देखिए सेक्शन 15 जो है ऑफ लेजिस्लेशन वो डिस्क्राइब करता है प्रोसीजर। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अगर हम देखते हैं तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल, और अगर हम हाई कोर्ट देखते हैं तो एडवोकेट जनरल, मतलब कंट्री का सबसे हाईएस्ट जो एडवोकेट बोल दीजिए, है ना, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, हाई कोर्ट स्टेट का अगर हम देखते हैं तो एडवोकेट जनरल, ये यहाँ पर मोशन लेकर आ सकते हैं कोर्ट के सामने क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस जो है उसको इनिशिएट करने के लिए। अगर ये जो मोशन है ये किसी व्यक्ति के द्वारा लाया गया है तो कंसेंट जो है अटॉर्नी जनरल की रिटर्न में ये यहाँ पर जरूरी होती है, और अगर स्टेट की हम बात करते हैं तो एडवोकेट जनरल की जो कंसेंट है ये रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, मतलब अगर आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है अगर वो इनिशिएट करना है तो अटॉर्नी जनरल जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। अगर वो इनिशिएट नहीं कर रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल की रिटर्न कंसेंट जो है ये यहाँ पर जरूरी होती है। ठीक है, अब अटॉर्नी जनरल जो है उनको कंसेंट ग्रांट क्यों करना पड़ता है, क्या कारण है इसके पीछे। देखिए प्रोसीजर जो इन केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल जो कोर्ट को सैंडलाइज करे, जो कोर्ट की डिग्निटी को हैम्पर करे, कम करे, या फिर प्रोसीडिंग में इंटरफियर करे, तो यहाँ पर जो कंसेंट है अटॉर्नी जनरल की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उसकी कंसेंट रिक्वायर्ड होती है अंडर द लॉ। इसके पीछे का रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यह है कि टाइम जो है कोर्ट का वो बच जाए। मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति लेकर आया कि हाँ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। अब कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पड़े हुए, इतने सारे केसेस पेंडिंग है। अब कोर्ट यहाँ पर ये देखेगी कि इंपॉर्टेंट जो केसेस चल रहे हैं उसकी सुनवाई देखेगी, या फिर ये जो कंटेम्प्ट है ये सही में हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में देखेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल यहाँ पर पूरा मसला देख लेंगे, पूरा केस देख लेंगे कि हाँ उनको ऐसा लगेगा हाँ भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो इसमें शामिल है, तो मतलब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर शामिल है तो चलो फिर जाओ कोर्ट में जाओ, बिंदास जाओ, मैं तुमको रिटर्न में साइन देता हूं। मतलब अब यहाँ पर क्या है, कोर्ट जो है उनको भी ये तसल्ली हो गई कि हाँ एक्चुअल में इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी आ गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, कोर्ट का टाइम यहाँ पर बच जाता है। अटॉर्नी जनरल का कंसेंट जो है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फ्रिविलस पिटिशंस होते हैं, जो फालतू की पिटिशंस होते हैं, उसके अगेंस्ट में सेफगार्ड है कि भैया अब यहाँ पर ये फालतू की तो पिटिशन नहीं है। क्लियर है। अब ये क्या मैंडेटरी होता है कि हर चीज में मैंडेटरी रहेगा। देखिए कंसेंट जो है मैंडेटरी है अगर कोई प्राइवेट सिटीजन को इनिशिएट करना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में। लेकिन अगर कोर्ट खुद इनिशिएट करती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर खुद इनिशिएट कर लिया, सुओ मोटो खुद से ही अगर इनिशिएट कर लिया, तो फिर वहां पर कंसेंट जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि प्रशांत भूषण, उसके केस में क्या हुआ था, जो कोर्ट है उन्होंने खुद से यहाँ पर जो केस है वो इनिशिएट किया था, सुओ मोटो केस इनिशिएट किया था, इसीलिए यहाँ पर कंसेंट जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एज कोर्ट गेट्स द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट को सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से जो हमने आर्टिकल देखे हैं उसके तहत पावर मिली हुई है, इसीलिए यहाँ पर कोर्ट को कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए यहां पर अटॉर्नी जनरल का कंसेंट लेना ये कोई इस तरह की चीज नहीं है कि मतलब संविधान ने बोला हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, ये हुआ है, ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल की कंसेंट लेना इसीलिए जरूरी है कि कोर्ट का वक्त बच जाए। लेकिन अगर कोर्ट खुद इनिशिएट कर रहा है, मतलब कोर्ट को लग रहा है ना कि हाँ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला है, तो फिर यहां पर किस लिए चाहिए रहेगा, ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इश्यूज जो है ना कंटेम्प्ट लॉ की ये भी कई ज्यादा है। जैसे कि आर्टिकल 19 अगर हम देखते हैं तो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हमें आजादी है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बट ऑब्वियसली है, लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं, हमारी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्रिटिसाइज करना और यहाँ पर स्कैंडलाइज करना, इसमें काफी थिन लाइन होती है कि अगर कोर्ट के अगेंस्ट में किसी ने कुछ बोल दिया कि कोर्ट का निर्णय है काफी खराब है, काफी बेकार है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, तो ऐसे सिनारियो में यहां पर क्या होगा कि हो सकता है कि उसके अगेंस्ट में भी नहीं, क्योंकि कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना, वो डेफिनेशन ही नहीं दी गई है कि यहाँ पर ये जो है इसके आगे अगर आप बोलोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा, यहां तक आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर यहां पर क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है। अब यहां पर क्या होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसको यहाँ पर
क्रिटिसिज्म प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कोर्ट के अगेंस्ट में अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फिर उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, है ना। ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अकाउंटेबिलिटी जो है वही चली जाएगी, कोई यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करेगा। कोर्ट में अगर करप्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई उसके अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं पाएगा, चलो भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में चलो, जेल में चलो, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ट्रांसपेरेंसी अगर रखना है तो क्वेश्चनिंग जरूरी होती है। अब यहाँ पर जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उस लॉ पर जाकर जो यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन है वो लाने की जरूरत है, जिससे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और कंटेम्प्ट है इसके बीच में एक लाइन जो है वो खींच दी जाए, जिससे हमें पता चले कि ये यहाँ से आगे अगर आप बोलोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, है ना। तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाती है। क्लियर है? तो अब आपको उम्मीद करता हूं कि जो पूरा मसला है ये समझ में आ गया होगा और अटॉर्नी जनरल की जो कंसेंट है ये रिक्वायर्ड क्यों है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए यहां पर हम बात करते हैं फेलियर टू अनेबल। यहां पर शशि थरूर जो उनके द्वारा लिखा गया है हमारे जेएस पेपर 3 के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आर्टिकल से ज्यादा हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत जो चीजें उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसी से रिलेटेड मेंस के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि डू यू अग्री दैट डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टुवर्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी देयर आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम पुअर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो मैंने बनाया हुआ है। आंसर राइटिंग का कोर्स यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, जहां पर पहले के जो 3 वीडियोस है उसमें मैंने आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है, बेस जो है वो पक्का किया है। और जो 4th वीडियो है उसमें मैंने एक मॉक क्वेश्चन जो है वो भी लिया है, एक मॉक क्वेश्चन भी लिया है कि कैसे हमें जो हमने 3 वीडियोस में बेस पढ़ा है उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले अगर आप ये वीडियोस देखे नहीं है तो ये वीडियोस देखिए, इससे आपका बेस पक्का हो जाएगा आंसर राइटिंग का कि कैसे आपको आंसर्स को अप्रोच करना है। बेस अगर आप पक्का बना लोगे तो कैसे भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमने एक उसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है जहां पर डू यू अग्री इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमने देखे थे, है ना। हमने एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पर डू यू अग्री है, उसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है, आपको येस नो मतलब अग्री करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो नहीं है। लेकिन डू यू अग्री में अगर आप अग्री करते भी हो या नहीं भी करते हो, लेकिन फैक्ट्स के बेसिस पर आपको लॉजिक के बेसिस पर बताना पड़ता है ना। कि डू यू अग्री कि बीजेपी जो है वो अच्छा काम कर रही है, अरे खतरनाक काम कर रही है, अरे मैं तो इस तरीके से नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि ये काम हुए हैं जो बहुत अच्छे हुए। या फिर बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है, नहीं 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 मैं तो बिल्कुल, अरे बीजेपी तो बहुत बेकार है, ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, ऐसा नहीं वो नहीं, अरे वो तो बिल्कुल ये फेंक देंगी, वो तो हिंदू राष्ट्र, ऐसा नहीं। वो क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट वाइज बताना पड़ता है कि इन्होंने ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी पर यहां पर उनका फेलियर हुआ, ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, यहां पर फेलियर हुआ, इकोनॉमी रिवाइव करने की कोशिश की पर यहां पर वो नहीं कर पाए, है ना। जैसे कि शशि थरूर साहब ने बोला है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है वो यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हमें यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ जो चीजें हैं वो यहाँ पर बतानी पड़ती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर राइटिंग का जो कोर्स है पूरा, अगर आपको कोर्स चाहिए तो कहाँ पर मिलेगा, MM Academy ऐप पर मिलेगा, है ना। यहाँ पर तो आंसर राइटिंग, लेकिन ये आंसर राइटिंग प्लस ऐसे राइटिंग कोर्स भी है। तो इसमें ऐसे राइटिंग बोलिए, और अभी तो एक ही क्वेश्चन यूट्यूब पर एक ही मॉक क्वेश्चन आया है जो MM Academy, उस पर तो बहुत सारे मॉक क्वेश्चन आएंगे, जिससे कि आपका एकदम चुटकियों में जो आपके यूपीएससी के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे राइटिंग आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करना है। उसी के साथ आप वेरियस जो कोर्सेस है, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी बोलिए, एंशिएंट हिस्ट्री बोलिए, पॉलिटी बोलिए, सभी कोर्सेस एंजॉय करना है। तो MM Academy ऐप जो है वो डाउनलोड करो, प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं, इसलिए फटाफट जाकर सब्सक्रिप्शन ले लो। इतने कम प्राइसेस में इतने हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट जरूर कीजिए। अब देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड 3 दिसंबर को। प्रोक्लेम किया गया था 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन में, ठीक है। अब ये एम क्या करता है, ये एम करता है कि यहाँ पर राइट्स, जो अधिकार है, जो वेलबींग है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सभी स्पीयर ऑफ सोसाइटी, ये यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। जो अवेयरनेस है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है उनकी सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज की जाए। कौन से एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल लाइफ, मतलब सभी स्पीयर में अवेयरनेस इंक्रीज की जाए, और उसी के साथ साथ उनके जो मोटिव है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। तो ये यहाँ पर इसका एम जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, रिसेंटली
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन है इसमें डू यू अग्री जो है वो पूछा गया है। तो अगर आप अग्री पे जाते हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस क्या क्या हुआ है ये आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर दिए है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो कौन कौन से हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो यहाँ पर आप दिला सकते हो। अगर आपका जवाब नो है कि नहीं हम अग्री नहीं करते कि उनकी कंडीशन अभी भी खराब चल रही है, लेकिन अगर आप यस बोलते हो कि हाँ अभी भी हमें लगता है कि उनकी कंडीशन जो है वो खराब चल रही है, तो ये सारे अटेम्प्ट लेने के बावजूद आप कुछ फैक्ट जो है वो दिला सकते हो कि ये चीज़ें जो है वो कम पड़ रही है, ये नहीं हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए ये भी यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है। तो मतलब पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पर बन सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वर्चुअली उन्होंने इनॉग्रेट किया है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन कैंप, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टेड एड एंड एडवाइस दिव्यांग के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हिंदी वर्ड्स मतलब होते हैं वन विद डिवाइन बॉडी। अब देखिए अमिताभ बच्चन जो है कौन बने करोड़पति होस्ट करते हैं, उसमें एक लेडी आई थी। अब उनका जो बच्चा है वो मतलब फिजिकली डिसेबल्ड था। अब वो जब वहाँ पर आई तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर की अमिताभ बच्चन से के साथ कि जब भी मैं थिएटर में जाती हूँ तो लोग इस तरीके से देखते हैं, ये होता है वो होता है। तो अमिताभ बच्चन ने उनको कहा कि मतलब जनता को कहा कि देखिए उनके साथ आप जो दुर्व्यवहार है वो मत कीजिए, या फिर इस तरीके से जो हम आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं उनको वो मत कीजिए, क्योंकि वो दिव्यांग उनको कहा जाता है, भगवान का एक रूप जो है वो कहा जाता है, डिवाइन बॉडी जो है वो कहा जाता है। तो उस महिला ने काफ़ी खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवान का रूप मत दीजिए, वो दिव्यांग नहीं है, भगवान का रूप मत दीजिए उनको आप दिव्यांग बनाकर या फिर भगवान की बॉडी बनाकर आप उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हो, उनको अलग कर रहे हो, तभी तो लोग उनसे अलग होते जा रहे हैं। उनको इंसान ही रहने दो, उनको भगवान मत बनाओ, उनको इंसान ही रहने दो, इंसान के बीच में घुल मिलने दो, वो हमारे ही जैसे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लाइन कही थी उन्होंने। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड नो लॉन्गर बी रेफर्ड एज डिसेबल्ड पर्सन या फिर विकलांग। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नाम जो है वो दिव्यांग ये दिया गया था। अब कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया बाय आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कानपुर। ठीक है। अब ये अगर हम देखते हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टैब्लिश की गई 1972 में। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के तहत काम करती है। असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन स्कीम, यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑपरेशन है सिंस 1981। डेफिनेशन अगर हम देखते हैं असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन स्कीम, तो स्कीम जो है ये फॉलो द डेफिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन, राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, PWD एक्ट 1995 के तहत। अब इसने जो है रिप्लेस किया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, उनको यहाँ पर असिस्ट किया जा सके, मतलब सभी चीज़ों में, एड बोलिए, एप्लीकेशंस बोलिए, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन बोलिए, उसमें प्रमोट करना, है ना, यहाँ पर इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है उनका वो एनहांस करना, ये सारी चीज़ों में ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। और वेरियस ग्रांट जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। अब अदर रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर हम देखते हैं तो राइट ऑफ पर्संस डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसके तहत हमें जो देखने को मिला था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इसमें एक्सेसिबल एनवायरनमेंट जो है PWDs के लिए वो बनाने की बात की गई। नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन था जिसमें यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी जो है वो अचीव करने की बात की जा रही थी। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम हमें देखने को मिलती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए कितना आपको हेल्दी आंसर यहाँ पर बन सकता है। आप येस या नो दोनों यहाँ पर लगा सकते हो, है ना। अगर आप नो बोल रहे हो कि नहीं, आप जो बोल रहे हो कि यहाँ पर जो उनकी हालत है वो अभी भी खराब चल रही है, नहीं, हमें नहीं लगता है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने इतने सारे स्कीम्स लिए हैं एंड दे आर डूइंग वेल, हाँ कुछ करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप थोड़ा अप्रोच कर सकते हो, ये थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच हो गया। यस, मुझे लगता है कि हाँ अभी भी उनकी हालत जो है वो खराब चल रही है। कुछ यहाँ पर आपको फैक्ट जो है वो भी दिलाने पड़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड या इंडिया में अभी भी हमें इतने सारे लोग जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतने लोग जो है वो देखने को मिलते हैं और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के जरिए, लॉजिक के जरिए हम यहाँ पर यस या नो में जवाब दे सकते, दोनों आप दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस नो दोनों में दे सकते हो। अब क्या किया जाना चाहिए ये दोनों में आप लिख सकते हो, है ना। सोसाइटी जो है वो इंक्लूसिव रहना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, मतलब यहाँ पर सेंसिटिव रहना चाहिए, उनको पता रहना चाहिए, इंक्लूसिव साथ में लेकर आना चाहिए। क्रिएशन जो है एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ पर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का रहना चाहिए, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए कि सभी यहाँ पर कर सके।
स्कूल जो है सेंसिटिव रहना चाहिए डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए। जो रोड्स है, वर्क प्लेसेस है, उस पर सेफ्टी जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, जिससे कि जो एक्सीडेंट्स है वो ना हो। सोशल एटीट्यूड जो है वो यहाँ पर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर गुड सिनेमा शुड बी एनकरेज्ड ऑन द टॉपिक ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में आपको एक एज जो है, प्रॉपर तरीके का एज यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आते हैं लूमिंग हेल्थ क्राइसिस। अब देखिए जेएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइल द कोविड-19 पेंडेमिक यहाँ पर कंटिन्यू रह रहा है हमारे डेली लाइफ में, एक साइलेंट जो पेंडेमिक है वो यहाँ पर बैकग्राउंड में फॉर डेकेड्स हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये क्या है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये यहाँ पर अलार्मिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ग्लोबली अगर हम देखते हैं 35% ऑफ कॉमन ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो रेजिस्टेंस हो गए हैं अवेलेबल मेडिसिन के लिए। हम क्या करते हैं, हमको अगर कोई भी कुछ मतलब इन्फेक्शन होता है या फिर तबीयत खराब होती है, हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं उसकी वजह से अब हुआ क्या है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए हैं। मतलब अब उनको फर्क नहीं पड़ता है। अब वो बोलते हैं कि यार मज़ा नहीं आया यार, पिछले बार तुमने अच्छी एंटीबायोटिक ली थी यार, अभी ये वाले इसमें मज़ा ही नहीं आया, इसमें तो मतलब हमारा पेट नहीं भरा, तो तुम कहाँ से अच्छे हो जाओगे। इस तरीके से हमें देखने को मिला। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके वजह से अभी अगर कोई एंटीबायोटिक लेता है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अच्छा ही नहीं हो पाता है। अबाउट 7 लाख पीपल जो है वो हर साल मरते हैं क्योंकि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो है वो यहाँ पर मतलब आप समझ लोगे कि वो मतलब इफेक्टिव ही नहीं है पैथोजेंस को मारने के लिए। इंडिया जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंटीबायोटिक्स का पूरी दुनिया में, यहाँ पर तो ये सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब अगर हम स्टडी देखते हैं जो पब्लिश की गई है लैंसेट में, तो यहाँ पर 58,000 न्यू बॉर्न चिल्ड्रन जो है वो एनुअली हर साल मरते हैं फ्रॉम द सेप्सिस। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये बैक्टीरिया जो उसको मार ही नहीं पा रहा है, एंटी बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर काम ही नहीं कर पा रहा है ना, एंटीबायोटिक जो है वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एंटी माइक्रोबियल जो है ह्यूमंस पर उसका ओवरयूज करना, उसका मिसयूज करना या फिर लाइफ स्टॉक पर मिसयूज करना, इसके वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है। मतलब जो हमारे शरीर में जो कीटाणु हैं वो अब उसके भी रेजिस्टेंट हो रहे हैं, उन्होंने उसके लिए इम्यूनिटी ले ली है। वो कहाँ से वैक्सीन लेकर आए होंगे सोचो, है ना। अब यहाँ पर जो एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन है उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है AMR में, ऐसा बोला जा रहा है। एक बार अगर आपने कंज्यूम किया, अप टू 80% ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग आर एक्सक्रीटेड अनमेटाबोलाइज्ड अलोंग द रेसिडेंट बैक्टीरिया। अब यहाँ पर आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो आइडेंटिफाई करता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एज वन ऑफ द 6 इमर्जिंग इश्यूज एनवायरमेंट कंसर्न के लिए। मतलब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बन चुका है। अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं, हम दवाई क्यों ले रहे हैं, अच्छा होने के लिए। अगर वो दवाई हम पर असर ही नहीं करेगी तो फिर वो दवाई लेके मतलब क्या है, मतलब वो तो वेस्टेज है। इन दैट सेम ईयर यूएन एनवायरमेंट असेंबली जो है उन्होंने भी बोला है कि यहाँ पर हमें रोल जो एनवायरमेंट पोल्यूशन का AMR को स्प्रेड करने में उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ों की वजह से एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंट जो है वो हो रहा है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिया में, वो यहाँ पर एनवायरमेंट डायमेंशन जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं इसको टैकल करने के लिए। अगर न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हनी जो सेल किया जा रहा है मेजर ब्रांड्स के द्वारा, वहाँ पर हमें शुगर सायरप जो उससे वो लेस्ड नज़र आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखोगे तो डाबर और पतंजलि जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, और FSSAI जो है उसके द्वारा फाइंडिंग देखने को मिल रही है। अब FSSAI यहाँ पर क्या है ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो यहाँ पर फूड सेफ्टी बराबर इंश्योर करती है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर फ्लैग किया है कि सायरप जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर सिरप जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी जो जांच पड़ताल है वो यहाँ पर की जाएगी और देखा जाएगा कि एक्चुअल में होता है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है, जो बॉडीज होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसी कुछ नहीं है। यहाँ पर CBI जो उनके द्वारा बात की गई है ना। उसी का यहाँ पर अडल्ट राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस फंडामेंटल राइट है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए इसमें केस स्टडीज जो है वो भी निकल सकती है। केस स्टडी कैसे निकल सकती है, फर्ज कीजिए कि आप कहीं पर एक IAS ऑफिसर हो, ठीक है। अब IAS ऑफिसर रहने के बाद या फिर IPS ऑफिसर हो, आप IPS ऑफिसर हो। अब वहाँ पर होता क्या है कि एक जो मतलब लड़का है और लड़की है, जैसे अभी हाल ही में एक ऐसा हुआ है कि एक जो लड़का है, जो मुस्लिम लड़का है, वो हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हुआ शादी करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन जो है वो दी गई। और अगर ऐसा कोई सिनारियो होता है, अब उसके बाद वो आते हैं आपके पास प्रोटेक्शन के लिए
और बहुत बड़ा मॉब जो है वो वहाँ पर आ जाता है, तो आप कैसे टैकल करोगे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो अराइज होती है जहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। इससे डिसीजन मेकिंग पावर जो है काफ़ी स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। बाकी अगर हम देखते हैं तो इतने कुछ खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो रिटेल इन्वेस्टर जो है शन इक्विटी एमएफ रूट, ठीक है, स्टॉक पाइलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह की न्यूज़ जो है हमें कुछ नज़र आ रही है। बाकी कुछ खास न्यूज़ नहीं है आज के न्यूज़पेपर में। यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो 9% फॉल हुआ ऑन द लोअर पेट्रो प्रोडक्ट्स केमिकल शिपमेंट्स। तो इस तरीके से हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो उसका देखने को मिल रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ जो MM Academy ऐप है वो डाउनलोड ज़रूर कीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज कम से कम प्राइसेस में देखने को मिल रहे हैं। 1 in all सब्सक्रिप्शन है। एक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सारे कोर्सेज जो है वो आप देख सकते हो, पुराने नए सारे वीडियोस देख सकते हो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, कितने भी बार देख सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।